हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। गाइज, अभी तक हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन में लगभग चीजें कंप्लीट कर ली है जो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। आज के डेट में हम लोग गाइज शीट कवर करेंगे और शीट कवर करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी आर्टिकल है जिसे हमें समझना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जनरली गाइज बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर में लिखी जाती है, जो साइंटिफिक नोटेशन भी आप समझते हो उसको। तो उसे लिखने के लिए ऐसा एक तरीका होता है, शायद आपको पता हो कि a इंटू 10 की पावर कोई भी नंबर होती है तो जनरली a इंटू 10 की पावर सम b के रूप में हम इसे लिख रहे होते हैं, जहां a जो नंबर होती है, राइट, कोई भी नंबर मैं n लिख रहा हूं, जहां a होती है जनरली वो 10 से कम हम लेते हैं और 1 से बड़ा या 1 के इक्वल भी लेते हैं। यानी 1 और 10 के बीच ही नंबर को a को हम पुट करेंगे, मतलब 21 इंटू 10 की पावर नहीं करेंगे, क्लियर है, मतलब 2.1 करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज जो होती है गाइस, ऐसे चीजों को जब हम लिख रहे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, क्लियर है, ये चीज आपको शायद पता हो पहले से। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, इस n की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो गाइस दो केस में बात होंगी, दो केस में समझते हैं अच्छे से। मैं सब कुछ आपको फील करवाता हूं। अगर a की वैल्यू 5 से कम हो या लगभग 5 के इक्वल हो, क्लियर है, 5 के इक्वल हो या 5 से कम हो, देन ऑर्डर ऑफ कैपिटल N विल बी 10 की पावर b, राइट, मतलब बस ये जो चीजें होती है वही। मतलब ऐसे केस में जनरली हम a को 1 ले लेते हैं। ऐसे केस में जनरली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो नेचुरली ये हो गई और यहाँ पे 1 जनरली ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये 5 है, 5 से कम है तो जनरली हम उसे ज्यादा रिगार्ड नहीं लेते हैं, बस 1 की तरह ट्रीट करके और डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और गाइस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर का एक रफ आइडिया देता है, 10 की पावर में पूरी फील करवाने की कोशिश करता है, बस यही चीज है। केस सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि a की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 10 से तो कम ही लेनी है नेचुरली। तो ऐसे केस में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी उस केस में एक स्लाइड चेंज आएगी। ऐसे केस में 1 के जगह पर हम लोग 10 लेते हैं और 10 की पावर b, दिस इंप्लाइज 10 की पावर b प्लस 1, यानी एक पावर बढ़ जाएगी। ध्यान इस बात का रखना है कि जब 5 से बड़ी नंबर हो a, तो वैसे केस में 10 की एक पावर हम बढ़ा लेंगे और 5 से या 5 के इक्वल हो, 5 से छोटी हो और 5 के इक्वल हो तो वैसे केस में बस 1 करेंगे और जो पावर होगी वही आंसर हो जाएगी। और गाइस ये जस्ट एक रफ आइडिया देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। छोटे छोटे एग्जांपल से इसे हम समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे लिख रखा है, ये एक डेटा आपको इतना मीटर कुछ लेंथ लिख रखा है, तो आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ दिस लेंथ कुछ भी l है, सो ये क्या होगी, ऑब्वियसली ये गाइस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। चलिए अच्छा है, तो क्या करना चाहिए, 10 की पावर 8 ही होगी। अगर किसी ने कभी ऐसे लिख दिया, कभी कभी आपको बेवकूफ बना सकता है, ऐसे लिख दिया किसी ने, तो क्या करनी चाहिए, सबसे पहले इसे हम लोगों को 3.1 सबसे पहले उस नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो गाइस अच्छे से बात करें, 3.1 अगर मैं कर रहा हूं तो ये कम कर रहा हूं, 31 को मैं कम कर रहा हूं, दरअसल एक जीरोस को मैं कम कर रहा हूं, तो हमें यहां एडजस्ट करने के लिए उतनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं यहां कम कर रहा हूं तो यहां बढ़ानी पड़ेगी, क्लियर है। तो 9 है तो ऑब्वियसली बात है कि प्लस 10 हो जाएगा। अब इस नोटेशन में आ गया, तब यहां पे देखते हैं 5 से कम है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर इस l का होगा 10 की पावर 10। सो दिस इज क्वाइट इजी, कुछ भी खास नहीं है। निगेटिव पे पावर हो सकती है, मान लीजिए कि 9.1 ऐसा कुछ है। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ l क्या है, तो पहले ये बताओ कि क्या ये उस नोटेशन में है जिस नोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, a इंटू 10 की पावर b, बिल्कुल उस नोटेशन में है। ये 10 से कम भी है, बट गाइज ये देख रहे हो अच्छे से, तो ये 5 से बड़ी नंबर है, 9 पॉइंट समथिंग 5 से बड़ी है, तो इसे हम 10 लिखेंगे और पावर्स जो है वो तो है ही, ये ऑर्डर हो जाएगी। होपफुली गाइज गेट कर रहे होंगे आप, कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ये चीज समझना है कि किसी भी नंबर को अगर हम इस साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिख पाते हैं तो a पे हमें सोचना है। अगर a की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो वैसे केस में 1 डालते हैं, और 5 से बड़ी है और 10 तक है, 10 के बराबर नहीं, तो ऐसे केस में इसे हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है और इस तरह से हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। होपफुली गाइज एंजॉय कर रहे होंगे।
ऐसे बहुत सारे और भी कांस्टेंट्स है, कभी कभी कुछ कांस्टेंट्स खास मिलेंगे, जैसे आगे चल के पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6 पॉइंट, मान लीजिए 6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, सपोज करो ये है। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो क्या जवाब होगा आपका? अब यहां पे नंबर को देखो, ये 5 से बड़ी है तो 10 ले लेंगे इसे, एंड दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -34, so finally we have -33, so this will be the order of magnitude that number, clear है? so this is quite easy। चलिए गाइज इसको कॉपी कीजिए और अब हम लोग शीट कवर करेंगे। आपको शीट मिल चुकी होगी असाइनमेंट सेक्शन में, और गाइज आपने शीट भी कवर कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग उसका डिस्कशन रखेंगे और आज कोशिश करेंगे इसे कवर भी कर लें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शीट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अच्छे से वॉच करें तो इस शीट में आपको ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और फिर एक्सरसाइजेज हैं। ऑब्जेक्टिव 1 में सिंगल करेक्ट ऑप्शंस होंगे और ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे, एंड एक्सरसाइज में आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? ठीक है, अब इसमें आपको खुद सोचना है कि कोई भी सिस्टम बन जाए, फंडामेंटल में इंटर नहीं कर पाएगा। तो कहीं फंडामेंटल क्या है पहले उसे समझते हैं। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो अवेलेबल जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मास को क्या लेंथ के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। टाइम को क्या लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? वेलोसिटी को कर सकते हैं। अगर मास पता है, लेंथ पता है, टाइम पता है, तो क्या वेलोसिटी को हम लेंथ और जो अवेलेबल हमारे पास क्वांटिटी है क्या उसके टर्म्स में हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? तो फिलहाल इस सवाल में गाइज हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस सवाल में हमें पूरा यूनिवर्सली चीजों को नहीं समझना है, जो अवेलेबल डेटा है उसके हेल्प से हमें समझना है कि क्या हम उसे फंडामेंटल ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। अब एक पल के लिए तो आपको लगेगा कि सर लेंथ तो फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है। ये यूनिवर्सल बात है। इस ऑप्शन के लिए, इस ऑप्शन में बात करो कि लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, केवल 3 ही पता है, तो क्या 3 को हम फंडामेंटल ले सकते हैं? लेट्स चेक। अगर लेंथ और मास के टर्म में वेलोसिटी एक्सप्रेस हो जा रही है तो हाँ बिल्कुल फंडामेंटल नहीं ले पाएंगे, बिकॉज 2 फंडामेंटल हो गया और तीसरा क्या होगा? डिराइव्ड हो गया। सो लेट्स चेक इट। तो गाइस पहले ऑप्शन में अगर लेंथ मेंशन है तो चलिए लेंथ है, और इसमें अगर आप मास के बारे में देखेंगे तो ये भी सही है, और यहाँ पे वेलोसिटी है। तो गाइस क्या वेलोसिटी को लेंथ और मास के टर्म में एग्जैक्ट हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि वेलोसिटी होती है लेंथ बाई टाइम। अब आप बोलोगे सर लेंथ के टर्म में तो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या केवल लेंथ की जरूरत हो रही है कि कुछ अलग क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, टाइम की जरूरत पड़ रही है? तो क्या हम इसे एक अलग क्वांटिटी बना सकते हैं? बिकॉज टाइम के बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। तो निश्चित रूप से गाइस वेलोसिटी जो है वो पूरे मतलब अभी तक जितनी भी फंडामेंटल है उसके हेल्प से रिप्रेजेंट ये नहीं हो रही है। फंडामेंटल की थोड़ी सी जरूरत हो रही है, लेकिन और भी क्वांटिटी मौजूद है, तो हम इसे इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यस, इसे तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी में इंटर करा ही सकते हैं, नो डाउट, तीनों को। ठीक है, बस 3 डेटा है, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि कौन सा इंटर नहीं करेगा। सो गाइस ए तो सही है, इंटर कर जाएगा, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। कौन इंटर नहीं करेगा ये चेक करना है। बी चेक करते हैं, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ, टाइम, ओहो, वेलोसिटी। अब बोलोगे सर ये तो हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, मतलब इसमें ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, बट ये फंडामेंटल नहीं है, तो ये फंडामेंटल की लिस्ट में आ ही नहीं सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ऐसे और भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए हमें। सी देखते हैं, मास, टाइम एंड वेलोसिटी। अब यहां प्रॉब्लम ये हो गया कि मास को फंडामेंटल, टाइम को फंडामेंटल और वेलोसिटी को फंडामेंटल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में लेंथ की जरूरत है और टाइम की जरूरत है। अब बोलोगे सर लेंथ तो कहीं है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टाइम तो जरूर है, लेकिन वेलोसिटी में जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है क्या वो इन फंडामेंटल वालों से मिल रही है? नहीं, एक मिल रही है लेकिन एक तो नहीं मिल रही है, तो हम उससे एक अलग क्वांटिटी बना सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये भी फंडामेंटल वालों में लिया जा सकता है, ये लिया जा सकता है।
ये भी लिया जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि सब एक दूसरे से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट हैं। एंड डी इज लेंथ टाइम एंड मास। यस, लेंथ टाइम एंड मास, ये तो हम लोगों का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। लेंथ का वास्तव में टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है और मास का भी टाइम से और लेंथ से कोई कनेक्शन नहीं है। सो बिल्कुल इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इसे हम फंडामेंटल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज लास्ट की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है स्टार्टिंग के दो क्वांटिटी पर। इज इट क्लियर टू यू? और हमारा आंसर वही करना था कि कौन सी फंडामेंटल में इंटर नहीं। तो फर्स्ट की ऑप्शंस आंसर्स क्या होंगी? बी। शायद इसके आंसर की में प्रॉब्लम है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू एंड यू इज द यूनिट यूज्ड एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो हमने वही पहले कर रखा है। If the result is expressed in various unit, then n is inversely proportional to u. n into u is constant. हमने बता रखा है n और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो प्रोडक्ट होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। सो n is inversely proportional to u. सो ये तो फैक्ट है इसमें। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं। Suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of MLT. That is x is equal to m की पावर a, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, राइट? द क्वांटिटी मास कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX। अब गाइस कमाल की बात यह है कि x इक्वल्स m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है। यहां तक तो दिख रहा है। यहां से आप लोगों को लग रहा होगा सर मास को तो बिल्कुल लिख सकते हैं x बाई l की पावर b, t की पावर c। अरे भाई, a के बारे में और b के बारे में, c के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? हो सकता है कि m की पावर 0 हो जाए, डायमेंशन हो ही ना। तो क्या मैं मास को कहीं कभी भी रिलेट कर पाऊंगा x, l, t से? मास को बचना पड़ेगा, यानी a को 0 नहीं होना पड़ेगा, तभी तो मास बचेंगे यहां पे, तभी तो मास को रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो क्या ये ऑलवेज रिप्रेजेंट हो जाएगा m, x, l और t के टर्म में या फिर x के टर्म में? नो गाइस, तब जब a 0 नहीं होगी तब। क्लियर? जब a 0 हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन देखते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LT? नो, नो गाइस, ऑलवेज कैसे? कैन नेवर बी, क्या कभी नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है, तो a भी तो गलत ही हो गया। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ a इज 0। अरे यार, a 0 हो जाएगा तो कैसे होगा? नहीं, may be represented in terms of LTX if a is not equal to 0। यस गाइज, यही होना चाहिए। जब a 0 के इक्वल नहीं होगी तभी OP। तो गाइज D का जो आंसर हो गया, सॉरी 3 का आंसर हो गया D। 4, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। एंगल याद करो, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, फिर भी यूनिट होती है। सो नेवर हैज ए यूनिट, नहीं गाइज, हो सकता है। ऑलवेज हैज ए यूनिट, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मे हैव ए यूनिट, बिल्कुल। डोंट एग्जिस्ट, अरे एग्जिस्ट करता है यार। 5 देखते हैं। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, हाँ गाइज, अगर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, पक्का पक्का है। सो नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, वास्तव में इसकी डायमेंशन नहीं होती है। मतलब नॉन जीरो का मतलब कोई वैल्यू जिसमें 1, 2, 3, 4 कुछ हो, सो कभी नहीं हो सकती है ना। यूनिटलेस क्वांटिटी की कभी भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब नॉन जीरो डायमेंशन नेवर होगी। सो 5 का यही आंसर हो जाएगा। 6 देखते हैं। 6 में एक इंटीग्रेशन दे रखा है, हालांकि ऐसे इंटीग्रेशन आपको पढ़ने नहीं है, मैथ्स में आप पढ़ेंगे। और a की पावर n और ये साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1 इस तरह से गिवन है। तो n के बारे में पूछा गया है, n के बारे में। अब गाइस थोड़ा सा अकल लगाते हैं। n के बारे में पूछा गया है, यहाँ dx एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट अगर करा रहा हूँ, ऑब्वियसली dx एक डिस्टेंस ही होगी। और ऊपर अगर मैं l को देख लूँ और नीचे देखूँ, 2 नंबर है, a भी एक डिस्टेंस मानेंगे और ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर में से डिस्टेंस स्क्वायर माइनस करेंगे तो डिस्टेंस स्क्वायर, और रूट अंडर है तो डिस्टेंस स्क्वायर ऐसे। तो देखेंगे l बाई एल, इधर l की पावर 0, इधर कोई डायमेंशन ही नहीं आ रही है। और साइन इनवर्स वगैरह की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो a की डायमेंशन, a की पावर n की डायमेंशन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं l की पावर 0 आनी चाहिए। क्लियर है गाइस? और ऐसे भी अगर आप अच्छे से बात करो तो इसकी डायमेंशन कोई लिखने की कोशिश करेगा तो a जो है वो लेंथ का है, तो l की पावर कोई n लिख पाएगा?
बट गाइज LHS की डायमेंशन RHS के बराबर होगी, तो LHS की डायमेंशन तो L की पावर 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो L की पावर n, इसका पूरा मतलब है कि n की पावर क्या होने वाली है 0, n की वैल्यू क्या होने वाली है 0। क्लियर है? दिस इज वेरी इजी गाइज। dx डिस्टेंस है और x भी डिस्टेंस है और a भी डिस्टेंस है, तो इस तरह से LHS की कोई डायमेंशन आई तो RHS की भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका डायमेंशन नहीं है, बट a की पावर n की डायमेंशन में देखा जा रहा है कि l की पावर n है, तो n ऐसा एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि फाइनल कोई डायमेंशन ना बचे। सो दिस इज द केस। चलिए गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने डन कर लिया। सो ऑब्जेक्टिव 1 डन। अब आइए ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। द डायमेंशन C नहीं है, L है, ML-1 T-2 ये डायमेंशन है, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है? वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क का तो होता है ml² T-2, वो तो हो ही नहीं सकता। लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, तो MLT-1, MLT वो भी नहीं होगा। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये होता है MLT-2/L²। यस गाइज, ये हो जाएगा, तो प्रेशर का तो पक्का हो गया। चलिए, एक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी निकालना पड़ेगा, एनर्जी बटे वॉल्यूम। एनर्जी का तो होता है ml² T-2 और वॉल्यूम का होता है L3। बिल्कुल गाइज, ये भी हो सकता है, तो ML-1 T-2, तो दो चीज का ये डायमेंशन हो सकता है, C एंड D का। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, हाँ करेक्ट हो सकती है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हाँ ये भी हो सकती है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, वो कभी संभव नहीं है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड लास्ट वन इज अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। हाँ गाइज, मे बी से बेटर होता मस्ट बी, है ना। कोई डायमेंशनली जो इनकरेक्ट इक्वेशन होगी वो तो गलत होगी ही होगी। तो गाइज अगर मैं देखूं तो ए सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है और डी भी हम पार्शियली से सही ले सकते हैं। थर्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। All quantities may be represented dimensionally in terms of base quantities। जितने भी क्वांटिटीज होती है, क्या हम उनको बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनली? हाँ कर सकते हैं, अगर उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही है तो पावर 0 कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब बेस क्वांटिटी कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज। हाँ ये सही है, एक बेस को दूसरे बेस के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटीज इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0। हाँ बिल्कुल 0 होती है। अगर हमें L को M के टर्म में करना पड़े तो L इक्वल्स लिख सकते हैं झूठ मूठ का, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। बिल्कुल वही बोला जा रहा है कि अगर एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0 होगी। D is, so A B C is the right answer। D भी पढ़ते हैं आगे। The dimension of a derived quantity is never 0 in any base quantity। ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा थोड़े ना होता है कि बहुत बार ऐसा कभी कभी होता है कि जब वेलोसिटी को ले लो तो वेलोसिटी होती है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, LT-1। तो क्या बेस क्वांटिटी मास की मैं बात करूं तो क्या मास की पावर हमेशा वहां पे नॉन जीरो ही होनी चाहिए कि 0 हो गई? तो यही बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा नहीं संभव है गाइस, नेवर 0 हो सकता है 0। वेलोसिटी में ले लो m की पावर 0, LT-1, तो ये 0 हुई ना, बेस क्वांटिटी के टर्म में हुई ना 0। तो बोला कि कभी 0 नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है भाई। चलिए गाइस, होपफुली आपने ऑब्जेक्टिव 2 एंजॉय किया होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे। एक्सरसाइज में गाइज हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले नहीं हैं, जो सवाल आपके क्लासेस वगैरह में चर्चा कर दी गई है उसे हम लोग स्किप करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर सब मैंने करा रखा है। सेकंड की बात करें एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चारों मैंने करा रखा है।
एंड थर्ड की बात करें तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी मैंने नहीं करा रखा है, उससे हम कर लेंगे, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये भी नहीं करा रखा है। तो चलिए गाइज बी और सी हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे कुछ फॉर्मूला दे रखा है उसके बेसिस पर करना है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्यू बी भी, राइट, क्यू बी भी इन्होंने ऐसे फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है और यहाँ से बी के डायमेंशन निकालने के लिए बोलते हैं। तो ये तो किसी के लिए आसान हो जाएगा, जब फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया गया तब तो खुद आप निकाल लिए होंगे। इसका होता है MLT-2 एंड Q का IT और V का LT-1। सो M अगर आप अच्छे से देखें तो L से L कैंसिल हो जाएगा और T की पावर फाइनली ये खत्म हो जाएगा और I ऊपर बचेगा, तो MT-2 और I की पावर -1, राइट। सो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी। सी की बात मैं करूं तो वो म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और बी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है म्यू नॉट आई बाई 2πa, क्लियर है, 2πa, राइट। a इज द डिस्टेंस, बस सिंपल समझना है, रेडियस होती है ये। i का डायमेंशन बताइए, b का अभी हम लोगों ने निकाल लिया, MT-2 और i की पावर -1, और म्यू का चाहिए, और i का होगा ऑब्वियसली i, और इसका l लिख पाएंगे हम लोग, और 2π कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम चाहे तो म्यू नोट का भी डायमेंशन खुद से लिख सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है। तो 1 हो गया, 2 हमने क्लास में कर रखा है, 3 भी लगभग हमने कर लिया, 4 देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। अब फॉर्मूला दे रखा है गाइज, P इक्वल्स Q इंटू डी, डी जहां सेपरेशन है, Q जहां चार्ज है, तो चार्ज का IT कर लेंगे, डिस्टेंस का L कर लेंगे, तो IT L हो जाएगा P का। ओरल सवाल है, इसमें कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। 5 नंबर करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी क्लास में बताया गया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, S मैंने किया था, यहाँ C लिख रखा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैंने बता रखा है, गैस कांस्टेंट भी, सब कुछ मैंने बता रखा है गाइज, इसमें कुछ करने का नहीं है। 7 टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। ये गाइज मैंने आपको क्लास में बता रखा था, डेंसिटी वगैरह और मास वगैरह मैंने बता रखा था, बाकी 2 क्वांटिटीज हैं, होपफुली आपसे हो गए होंगे, इसमें कुछ करने का है नहीं। 8 देखते हैं, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये भी बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप कन्वर्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की या जी की, तो 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, और नीचे सेकंड का स्क्वायर है, नीचे से 1 सेकंड का स्क्वायर कह सकते हो आप। तो 1 सेकंड में कितना, 1/60 मिनट होते हैं ना, 1 सेकंड में, एक्चुअली 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/60, तो 1/60 यहाँ पे मैं मिनट करके और उसका पूरे का पूरे होल स्क्वायर कर लूँ, तो ये 3600 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 और 3600 ऊपर, और सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। साइंटिफिक नोटेशन में चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं, तो 3 पॉइंट अगर 6 कर ले, कम कर रहे हैं तो 1 पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्लियर है। तो इस तरह से अपना वैल्यू उसकी सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर है। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। The average speed of a snail is 0.02 mile per hour and that of leopard is 70 mile per hour. Convert this speed in SI unit. कुछ भी नहीं है गाइज, अगर मैं स्नेल की बात करूं तो 0.020 माइल पर आवर है, पर सेकेंड नहीं पर आवर है। तो इससे सबसे पहले तो आप ऐसे कर लो माइल और आवर, और कन्वर्जन रेशियो आपको पता होगा, 1 जो माइल होती है वो 1.609 किलोमीटर के इक्वल होती है, राइट, जिसको हम लगभग इतना लिख सकते हैं, राइट, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है गाइज। सो वी हैव 1609 इतनी मीटर
इसको हम 3600 सेकेंड कर सकते हैं। बस इसका कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली गाइज एक का कर लिया, सिमिलर आप कर लें। 10th नंबर सवाल देखते हैं। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन ए कोलकाता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। मरकरी की जो हाइट मापी गई है किसी लेबोरेटरी में वो 75 सेंटीमीटर मापी गई है। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन SI एंड CGS, राइट, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। अच्छा, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर आपको ओरिजिनल डेंसिटी निकालनी हो तो वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको बताया गया है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? सो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तभी तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस आएंगी। क्लियर है? और वाटर की डेंसिटी भी मेंशन है, जी की वैल्यू भी गिवन है। तो प्रेशर कैसे निकालें? सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा प्रेशर कैसे निकालें। इसकी फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है H ρg इन यूजुअल सिंबल। तो चलिए गाइस हमें प्रेशर निकालनी है SI में। तो चलिए पहले प्रेशर का फॉर्मूला ρgh। रो मतलब मरकरी की तो मरकरी की रो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मरकरी की डेंसिटी यानी 13.6 रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 सब SI में है। G 9.8 SI में ही है, आप देख लो। और हाइट 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये सब क्लियर। तो जो भी प्रेशर आएगी सब पूरे पास्कल में आएगी। क्लियर है? तो ये SI में कैलकुलेशन करना है। अब गाइस इसे में करना कुछ नहीं है। अब वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 है ना, तो वाटर की डेंसिटी को अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूं तो 1 ग्राम पर cc हो जाएगी। और 9.8 जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ कुछ भी खास नहीं है गाइज, बहुत ही आसान सवाल होता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वाट बल्ब इन CGS। ये भी कुछ खास नहीं है गाइज। पावर की मैं बात करूं, सो दिस इज 100 वाट। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो या इनडायरेक्ट भी। जूल को आपको लिखने आता है। जूल मतलब एनर्जी, यानी mL²T माइनस m की जगह पर kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 और नीचे ऑलरेडी सेकेंड। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसे आप CGS में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। क्या हम 1000 ग्राम कर सकते हैं? क्या या 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं? और जैसे सेंटीमीटर, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी सेकंड में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 4 3 7, सो 100 इंटू 10 की पावर 7 एंड दिस इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 फाइनली। तो कुछ भी नहीं गाइज, हो गया कन्वर्ट। The normal duration of ISC physics practical period in Indian colleges is 100 minutes. 100 minutes की जनरल पीरियड होती है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी, मतलब टोटल जो टाइम है वो 100 मिनट्स की है और हमें माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है। माइक्रो सेंचुरी समझते हो? सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। अब इसमें माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और फिर सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स। तो देख सकते हो 10 की पावर -6 इंटू 100 ईयर्स, सही है? तो माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है। आप समझते हैं? तो पहले मिनट लेवल पे आना पड़ेगा, तभी तो माइक्रो सेंचुरी में। तो ऑब्वियस ही बात है गाइज, एक माइक्रो अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, एक माइक्रो सेंचुरी की मैं बात करूं, सो दिस इज नथिंग बट 10 की पावर -6 इंटू 100 ईयर्स, राइट। तो मुझे मिनट तक लाना पड़ेगा या सेकंड तक ले आऊं। एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो अभी डेज में आ गया ये फाइनली -4 चला जाएगा। और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो अभी आवर में आ गया। और एक आवर में सेकंड में करें तो 3600, तो 60 से इतने मिनट। तो एक माइक्रो सेकेंड में इतने मिनट्स होती है, ठीक है।
तो अब क्या करें भाई, अब 1 माइक्रो सेंचुरी में हमें इतने मिनट पता पड़ गया, क्लियर है। तो हमें मिनट को सेंचुरी मिलाना है, हमें मिनट को सेंचुरी मिलाना है। सो दिस इज क्वाइट इजी गाइज। हम लोग क्या करें, ध्यान से मेरी बात समझेंगे। 100 मिनट्स है ना, राइट। तो 100 इंटू, अब 1 मिनट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जस्ट, और 1 मिनट में गए यहाँ पे 1 मिनट निकालूं तो इतना डिवाइड पड़ेगा, मतलब ये होगा 10 की पावर -4 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60, इतनी माइक्रो सेंचुरीज। तो ये आपको कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी योर आंसर। कुछ भी खास नहीं है, क्लियर है। ये सेंचुरीज में लिखा हूं, कूलम मत समझ लीजिएगा, सेंचुरी सेंट लिख देता हूं, क्लियर है। 13 देखते हैं। सरफेस टेंशन 72 डाइन पर सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको SI में कन्वर्ट करना है। अब डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, कन्वर्जन फैक्टर अगर आपको पता हो कि 10 की पावर 5 डाइन में 1 न्यूटन होती है तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 72 इंटू 10 की पावर 5 ये हो गया डाइन, और बाई सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 1/100 मीटर। तो सॉरी, और मुझे डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में ना, तो गाइस क्या करना पड़ेगा, 1/10 की पावर 5 ये हो गया न्यूटन में, समझ रहे हो, एक डाइन में 1/10 की पावर 5 एंड पर सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में तो 1/100 मीटर लिख सकते हैं, क्लियर है। सो 72 और ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 5, दिस इज न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो कुछ भी खास नहीं है। 14 देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी K of a rotating body depends upon its moment of inertia I and its angular speed omega. Assuming that the relation to be K equals Ki e की पावर a ओमेगा। ये चीज जो मैंने आपको क्लास में बता रखा था, ठीक है, ये आपको क्लास में बता रखा था, काइनेटिक एनर्जी वाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली मैंने बता रखा था। 15 Theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. An energy E so obtained is proportional to the certain powers of mass and speed of light c. Guess a relation among the quantity using the method of dimension. तो गाइस एनर्जी के बारे में बात करी गई है, तो वो कहीं ना कहीं मास की पावर A और C की पावर B के रूप में रिप्रेजेंट हो जा रही है, ऐसा बोला गया है। तो हम इसके डायमेंशन के हेल्प से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिख पाएंगे, मास को m की पावर A लिख पाएंगे और लाइट की स्पीड LT-1 की पावर B लिख पाएंगे। तो कंपेयर करेंगे तो m की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B। तो कंपैरिजन से ये पता पड़ रहा है कि A इज 1 एंड B इज 2, क्लियर है। सो फाइनली E का फॉर्मूला हो जाएगा m की पावर 1, C की पावर 2, तो E इक्वल्स mc²। फेमस इक्वेशन भी होता है, यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो 1 लिया जाता है, कोई इशू नहीं है। Let I equals current through a conductor R, its resistance V is potential difference across the ends. According to Ohm's law, product of two these quantities equal to the third. Obtain Ohm's law from the dimension analysis. तो गाइज ये भी कुछ खास नहीं है। Ohm's law होता है V इक्वल्स IR, राइट। तो सबकी डायमेंशन आपको पता है, ये ऑब्टेन करना है। तो हम ऐसे थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर A एंड अच्छा गाइज इसमें अगर आप अच्छे से बात करें तो R की डायमेंशन है, ठीक है, और इसकी पावर B, तो V इक्वल सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, I की पावर R की पावर B। अब कुछ भी नहीं है, V की डायमेंशन है, I का डायमेंशन हम जानते हैं, R के डायमेंशन करके और आगे बढ़ करके देखेंगे तो A की जगह पर 1 और B की जगह पर भी 1 आ जाएगा, तो V इक्वल्स IR, उसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है गाइज, पहले इसको कॉपी कीजिए, तो हम लोग रेस्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ L बिटवीन द नोट्स। हमें नोट्स नहीं समझने फिलहाल, बस लेंथ को पकड़ना है। द टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ M। यानी जो फ्रीक्वेंसी है
वो डिपेंड कर रही है सबसे पहले लेंथ पे, यानी एल की पावर ए, आई डोंट नो कि पावर क्या है, वही तो निकाला है हमें, और फोर्स यानी टेंशन की पावर बी, और मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल ए पे पावर सी। अब इसके हेल्प से हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, तो इसको कांस्टेंट के कर लेता हूँ, राइट। सो फ्रीक्वेंसी का टी की पावर -1 पता है आपको, 1 बाई टाइम पीरियड होता है। एल तो एल ही है, लेंथ है तो एल ही होगी। फोर्स का तो पता है mLT -2 एंड दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी एल की पावर -1 की पावर सी। सो फाइनली m की पावर b प्लस c हमें देखने को मिल रहा है। l की पावर यहाँ a है, यहाँ b है, और वहाँ -c है, और t की पावर -2b। तो कंपेयर करते हैं गाइस, ml कंपेयर करने पे हमें पता पड़ेगा -2b इक्वल्स -1, सो b इक्वल्स हाफ। अब जहाँ तक a की बात है, राइट, तो ऐसे कंपेयर करते हैं, b प्लस c इज 0 एंड a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू ऑल्सो 0। अब गई यहाँ पे b के जगह पर अच्छे से बात करते हैं, b हमें हाफ दिख रहा है, तो यहाँ से हाफ डालेंगे तो c विल बी -1/2, राइट। सो c विल बी -1/2 and b will be half, so minus minus plus, so a will be -1, क्लियर है। सो a will be, तो पूरे रिजल्ट को डालते हैं। सो k l की पावर अगर देखें तो -1, f की पावर +½ एंड m की पावर -½ सो इसको नीचे लाते हैं, f की पावर ½ और m की पावर ½ सो फाइनली k बाई l, f बाई m को होल पावर ½ लिख सकते हैं, जिसे हम बाद में चल के रूट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी अपनी आ गई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब गए जिसमें कुछ भी खास नहीं है, बस आपको चेक करना है, और हर क्वांटिटी नीचे मेंशन है, राइट। चलो मैं अब ए कर लेता हूँ। ये आपका 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई ρRg मिल रहा है, राइट। ये h है, मतलब LHS की मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ तो L है, और RHS की मैं बात करूँ सो 2 का होगा नहीं। S के बारे में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी हम लिख सकते हैं mLT -2 पर यूनिट लेंथ। अगर याद नहीं है तो कॉपी में देख सकते हैं। कॉस थीटा का होता नहीं है डायमेंशन। रो डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m ऐसा लिख सकते हैं, r लेंथ है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज LT -2। ये से ये कैंसिल, ये पहले से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस इज l की पावर -3 और ये दोनों l², तो l की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो l तो सही है गाइस, ये डायमेंशनली सही है फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। सो फर्स्ट इज डायमेंशनली राइट। बी की बात करते हैं, तो बी में वेलोसिटी इक्वल्स √p/ρ गिवन है। v का अगर LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो LT -1 एंड RHS का अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो √p/ρ। तो प्रेशर का होता है फोर्स, यानी mLT -2 बाई एरिया L², मतलब फाइनली ये हो जाएगा, और इसका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल, सो फाइनली L की पावर 3 एंड दिस इज -2, और इसका रूट अंडर चढ़ाओगे तो 2 गया, यानी LT -1। तो गाइस डायमेंशनली ये सही है, बी भी सही है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। सी की बात करें तो सी इज व्हाट, दिस इज भी, एंड भी के बारे में वॉल्यूम चर्चा करी गई है, पाई पी प्रेशर r की पावर 4 t एंड 8 ईटा l। ईटा का भी डायमेंशन आपको बताया गया है, एल का डायमेंशन आपको पता है, प्रेशर, सब कुछ चेक करने का चीज़ है। होपफुली आप चेक कर पाएंगे, इसमें कुछ भी खास नहीं है, राइट, हर कुछ का आपको पता है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन अगर अच्छे से बात करें तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। गाइज ऐसे सवाल मैंने आपको बता रखे होंगे, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो अगर 1/a साइन वर्स a बाई एक्स मान लीजिए लिखा हुआ है, राइट, तो पहली चीज तो ये dx है, इसकी डायमेंशन l, और नीचे a स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, फाइनली लेंथ का स्क्वायर, रूट अंडर करेंगे तो लेंथ ही आ जाएगी। तो RHS में कोई LHS में कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर मैं RHS की बात करूं, अच्छे से बात करूं, तो RHS में 1/a मतलब लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी, इसकी तो डायमेंशन नहीं ही होगी। सो गाइज l की पावर -1, तो ये कभी भी डायमेंशनली सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि RHS की डायमेंशन l की पावर -1 है और LHS की डायमेंशन कुछ भी नहीं है। सो गाइज ये डायमेंशनली कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो होपफुली गाइज ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी हुई। इस चैप्टर को अगर डिफिकल्टी वाइज में बात करें तो गाइज इसका कोई डिफिकल्टी लेवल ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मॉडरेटली लो है, ठीक है, इसमें कुछ भी खास नहीं होता। तो होपफुली गाइज आपने यूनिट और डायमेंशन चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है, बस इसमें छोटी सी चीज है डायमेंशन निकालना और यूनिट किसी चीज का लिखना, आप ऑलरेडी जब फंडामेंटल का जान रहे हो तब। सो गाइज जब कभी भी लिख पाओगे इसके लिए, बस एक जस्ट एप्लीकेशन है इसका आगे के चैप्टर्स में, और बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसमें आई थिंक कोई भी बच्चा कहीं से भी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करता है। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरर्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।